नमस्कार दोस्तों, BK एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं डिप्लोमा का ये स्टील स्ट्रक्चर। जैसा कि आपको पता है कि 18 सितंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। 18 सितंबर से आपकी डेट आ गई है। 18 सितंबर को पहला आपका स्टील का पेपर होगा। ये जो हम बात कर रहे हैं इसमें ये BT UP के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। BT UP का है, केवल ये BT UP के लिए है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। तो हम इसमें आपको सोल्यूशन पेपर सॉल्व कराएंगे, जो कि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। आज से हम आपको प्रत्येक दिन जो है 1 से 2 लेक्चर दे देंगे, जिसमें आपका ये करीब एक 2 चैप्टर करा के हम आपको ये करीब 1 हफ्ते में कंप्लीट कर देंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से आप ये जानकारी ले सकेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि BT UP का क्या सिलेबस है और कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं स्टील में। आपके ये डिप्लोमा में आपका ये जो सब्जेक्ट है, इसका जो वहाँ पे आप नाम है, आपको पता ही होगा कि ये DS MS है। ये DS एंड MS है, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एंड मशीनरी स्ट्रक्चर। तो हम अभी ये थोड़ा सा एक बार सब्जेक्ट के जो सिलेबस है, पहले हम सिलेबस पे अगर चलेंगे तो हमको ये क्लियर हो जाएगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है। इसमें जो भी टॉपिक्स आपको इम्पोर्टेंट है मैं उसको आपको एक बार हमें बता देता हूँ। केवल आप उसी टॉपिक पे फोकस करेंगे तो आपका जो है नंबर अच्छा आ जाएगा। और आपको, क्योंकि वही टॉपिक हर जगह यूज में भी है ज़्यादा, और भी जो टॉपिक्स हैं आप अगर कवर कर सकते हो कवर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है। जो भी टाइम है आप उसी में कवर करना है। तो आपको 1 हफ्ते तक हम ये क्लास दे देंगे। ये क्लास फ्री में अवेलेबल होगा। और ये जो हम सोल्यूशन कराएंगे ये गोल्ड का सोल्यूशन पेपर है। आप ये गोल्ड सोल्यूशन पेपर परचेज कर लीजिए मार्केट से। अगर आपको परचेज नहीं कर पा रहे हैं या नहीं अवेलेबल हो रहा है मार्केट में, तो आप हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ये गोल्ड सोल्यूशन पेपर। और आप इसको रीड कर लीजिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको बता देता हूँ आप, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको मैं टिक करा दे रहा हूँ, आप टिक कर लीजिए। और उन्हीं टॉपिक्स को आप 1 बार 2 बार रिवाइज कर लीजिए। 1 बार आप वीडियो वॉच करिए, उसके बाद आप फिर रिवाइज कर लीजिए। 2 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आप आसानी से एग्ज़ाम को लिख सकेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या सिलेबस क्या है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो अगर इसमें हम बात करें DS MS में, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में, मशीनरी स्ट्रक्चर में, तो इसमें हम देखेंगे कि जो इसका पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला चैप्टर आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा चैप्टर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन दोनों से क्वेश्चन कवर करते हैं, थ्योरी और विथ न्यूमेरिकल, तो आपके लिए करीब जो 50 नंबर का आपका पेपर आता है, 50 नंबर में आपका करीब 20 नंबर, 15 से 20 नंबर आपका इसी 2 चैप्टर से कवर हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो है आपको जो थ्योरी आएगा लिखने के लिए, वो थ्योरी आपको इसी 2 चैप्टर से ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं आगे सोल्यूशन पेपर भी कराऊंगा, आपको दिखाऊंगा। और अगर आप कैपेबल हैं तो आप टेंशन मेंबर को कर सकते हैं। टेंशन मेंबर आप कर लीजिएगा। टेंशन मेंबर में आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, ज़्यादातर इसमें न्यूमेरिकल्स ही आते हैं टेंशन मेंबर से। इसके करीब एक छोटा स्मॉल न्यूमेरिकल रहेगा, एक लॉन्ग न्यूमेरिकल रहेगा। और जो इसके थ्योरीज होंगे, थ्योरी तो बेसिकली आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से ही आएंगे, जो भी आएंगे आपके थ्योरी।
और हम नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात अगर करें तो आप इसमें जो ये लास्ट के 2 चैप्टर हैं इसको आप कवर कर लीजिएगा, ये आप टिक कर लीजिए। जो लास्ट के 2 चैप्टर हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इससे भी आपको थ्योरी ही मिलेगी। तो आप स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 चैप्टर कर लीजिएगा और लास्ट के 2 चैप्टर कर लीजिएगा। जैसे कि इसमें स्टील रूफ है, स्टील रूफ वगैरह जो भी हैं इसके थ्योरी ही आपको देखने को मिलेंगे। मशीनरी और फाउंडेशन स्ट्रक्चर के वही थ्योरी मिलेंगे। कॉलम बेस भी आप कर सकते हैं। कॉलम बेस में केवल एक न्यूमेरिकल एक मेथड पे ही न्यूमेरिकल आता है, जिसका फार्मूला आपको याद कर लेना है। आपको यहाँ कुछ प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि ये डिप्लोमा बेसिस पे है। तो आपका बस क्या है, क्वेश्चन देगा कि क्वेश्चन में ये रहेगा क्या क्या गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है। जो गिवन है आप उसको गिवन दिया ही है, उसमें देखिए क्या फाइंड आउट करना है, आप वो फार्मूला पुटअप करिए और आपका आंसर निकल जाएगा। कॉलम बेस बेसिकली अगर देखा जाए तो एक ही इसमें फार्मूला है कॉलम बेस में, आयलर्स लॉ। जो आयलर्स लॉ है उसका फार्मूला है, आप जैसे कि पता है, अभी मैं आपको बता दूंगा कि इसका फार्मूला पाई स्क्वायर EI अपान L स्क्वायर, इसका यही फार्मूला है। तो आप इस फार्मूला को अप्लाई करके आप इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप बीम जो चैप्टर है इसको अगर आप न टच करें तो तब पर भी आपका क्वेश्चन इजीली आप लगभग तो 50 नंबर का तो पूरा कर ही लेंगे, क्योंकि वो ऑप्शन में पेपर आएगा तो आपको छोड़ने का मौका मिल जाएगा। ये हम उनके लिए बता रहे हैं जो लोग अभी तक एक भी टॉपिक नहीं कवर किए हैं, और अगर वो उनके पास अभी टाइम है 10 दिन का और भी टाइम है ये, तो हम आपको इस कवर अप कर देंगे, वहाँ से आप इसको कवर कर लीजिएगा। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट। और एक चीज़ और बता दें कि अगर आपके पास गोल्ड पेपर सोल्यूशन पेपर नहीं है, जिसके पास सरन है या आप इन और किसी के पास भी और कोई सोल्यूशन पेपर होगा जिसमें, क्योंकि गोल्ड में चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रखा हुआ है, और जिसके पास सरन होगा तो उनके जो है सरन में ईयर वाइज दे रखा होगा कि जैसे 2019 का पेपर, 2018 का पेपर, 2017 का पेपर, इस तरह से। तो उन लोग के लिए है कि वो सरन को आगे की तरफ से ना पढ़ें। अगर सरन ओपन करेंगे तो उसमें सबसे पुराने पेपर दे रखे हैं, तो आप सबसे पुराने पेपर को नहीं पढ़ेंगे, आप पीछे से पढ़िए। जैसे कि आप 19 का पेपर पढ़िए, फिर 18 का पेपर पढ़िए, फिर आप 17 का पेपर पढ़िए, फिर 16 का पेपर पढ़िए, उसके बाद फिर जो है आप 15 का पेपर पढ़िए। केवल आपको क्या करना है, 5 साल का पेपर कवर अप करना है। पीछे से पढ़ने से ये होगा कि जैसे आप 19 पढ़े, 18 पढ़े, 17 पढ़े, अब सेम रिपीट क्वेश्चन अगर कर रहा है तो कोई बात नहीं पढ़े। इस स्टार्टिंग पढ़ने से फ़ायदा है कि ये जो आप स्टार्टिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जो लेटेस्ट अपडेटेड जो सिलेबस होंगे या कुछ लेटेस्ट क्वेश्चंस आ रहे होंगे वो आपको उसमें मिल जाएंगे। तो आपको इजीली रहेगा कि अभी जो नए क्वेश्चन पेपर बनेंगे उसमें आ सकेंगे। तो ये रही ये बात। अगर आपको और भी कोई चीज़ डाउट हो सिलेबस में या आपको नहीं समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो हम एक बार आपको 15 तारीख के बाद एक दिन एक लेक्चर में लेके पूरा आपको हम क्लियर कर देंगे। अभी हम आपको डेली 2 घंटे 3 घंटे का लेक्चर देंगे, जिसमें आपको हम कोशिश करेंगे कि लगभग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो एक बार कवर अप हो जाए। उससे क्या होगा कि आपका जो उसमें लिखने के लिए आप अच्छे से लिख सकेंगे, क्योंकि अगर आप थ्योरी कर लेंगे तो काफ़ी आपका 50 में से तो हम मानते हैं कि 20 से 25 नंबर की जो थ्योरी है वो आप अच्छे से कवर कर लेंगे। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप एक बार इसको आप वॉच करें वीडियो को और अच्छे से देख लें, समझ लें। जिसके पास गोल्ड पेपर हो गोल्ड पेपर को रखे रहें, गोल्ड पेपर के रख कर वॉच करें और उसमें टिक करते जाएं। जो चीज़ न समझ में आए उसमें गोला बना लें, ये चीज़ नहीं समझ में आए उसको वीडियो को फिर रिवाइज करके देखें। इसके बाद
अगर एक अपने चैनल के थ्रू हम बताना चाहेंगे कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी जो आपके पहचान में इस सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ना चाहते हो उनको इसका लिंक शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ सकें। और ये आप इसको और लोगों को शेयर करिए ताकि वो लोग भी पढ़ लें, उनका छूटे ना। ऐसा नहीं है कि आप ही के लिए वीडियो बना हुआ है, सब के लिए है, फ्री में अवेलेबल है। और जो लोग गोल्ड पेपर नहीं हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को, और फिर वहाँ से आप रीड कर सकते हैं दोबारा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन ये आप देख रहे हैं। इसमें हम केवल स्टार्टिंग में सबसे पहले हम चलेंगे कि संरचनात्मक इस्पात मतलब स्टील स्ट्रक्चर के गुणधर्म या फिजिकल प्रॉपर्टी पूछ रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है क्योंकि आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो ये जो दे रखा है कि इस्पात के गुणधर्म भारतीय मानक IS 1977, 2062, 961 तथा 8500 में दिया गया है। ये जो आपको देखिए इसमें लिखा है संरचना के भारतीय मानक IS 2062, 1992 फोर्थ रिवीजन इन अनुकूल इस्पात उपयुक्त संरचना गुणधर्म आगे दिए गए हैं। तो हम पहले आपको ये बताते हैं, ये जो कोड दे रखा है ये कोड आपका जो स्टील की प्रॉपर्टी है उसके लिए कोड है। अगर हम स्टील स्ट्रक्चर की जो प्रेजेंट टाइम में कोड की अगर बात करें कि प्रेजेंट टाइम आपके ये बेसिक नॉलेज के लिए अगर बता दें कि प्रेजेंट टाइम जो स्टील स्ट्रक्चर का कोड चल रहा है वो चल रहा है IS 800 2007। ये प्रेजेंट टाइम स्टील स्ट्रक्चर का कोड है। आप इसको याद कर लीजिए, कहीं भी एग्ज़ाम में भी पूछ लेता है कि स्टील स्ट्रक्चर का कोड क्या है, तो आपको फिर से मैं एक बार बता दूं, स्टील का जो कोड है वो आप देख लीजिए कि IS 800 2007 और RCC का इसी कंपेयर हो जाएगा। तो RCC का जो कोड है वो IS, आप ये देख लीजिए IS 456, IS 456 2000, ये आपका RCC का कोड है। तो अब हम नेक्स्ट पेपर पे हम चलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि इसका जो प्रॉपर्टी होगा उस पर क्या है। ये इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी दे है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी आप इसको देख लीजिएगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको पता ही है कि इसमें आप ये देखिए जो आप यूज करते हैं, जैसे कि ग्रेड है, डेस्टिनेशन है, तनन सामर्थ्य, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेस है और इलांगिनेशन है। अच्छा, छोटा है तो कभी कभी छोटा न्यूमेरिकल इस फार्मूले पे भी आ जाता है। ये फार्मूला आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ये फार्मूला आ जाता है, ये गेज लेंथ के आपको फार्मूला याद करना है कि L0 इक्वल 5.65 √S0। ये फार्मूला आपको बहुत ज़रूरी याद करना है। इसमें जो S होता है ये जो है गेज का जो डाया होता है वो डायमेंशन होता है। तो आप इसको पुट करेंगे, जो गेज लेंथ होगी, गेज की लंबाई, वो आपको फाइंड आउट हो जाएगी। तो आप ये हम देख लिए कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसमें दे रखा है कि ये देख रही है आप संरचना इस्पात का उल्लेख कीजिए, संरचना इस्पात का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन ढलवा लोहे का तथा पिटवा लोहे की क्या विशेषताएं हैं। तो स्टील पूछा है और स्टील में जो कास्ट आयरन है, रॉट आयरन है, इन सब के बारे में पूछ रखा है। तो आप इसको भी इम्पोर्टेंट है, ये भी 2019 में एक बार पूछ रखा है। तो आपको ये पता ही है कि कास्ट आयरन क्या होता है, ढलवा लोहा
कास्ट आयरन में मुक्त कार्बन फ्री कार्बन की मात्रा अधिक होती है तथा इसकी तनन क्षमता टेंसाइल स्ट्रेंथ कम लेकिन संपीड़न क्षमता अधिक होती है। ये कास्ट आयरन ढलवा लोहा है, मुक्त कार्बन फ्री कार्बन की मात्रा अधिक होती है, जो कार्बन की मात्रा होती है इसमें अधिक होती है, इसकी तनन क्षमता स्ट्रेंथ कम। जब कार्बन अधिक होगा तो तनेगा थोड़े ना, वो क्या होगा कि वो टूट जाएगा, तो जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ है वो अधिक होगी। जब ये आपको पता है, ये पहले ही देख लीजिए आपकी फ्री कार्बन अधिक होती है, कार्बन जहाँ अधिक होगा वहाँ स्ट्रेंथ और जो टेंशन होगा वो कम हो जाएगा, तोड़ेंगे कार्बन है टूट जाएगा। और कंप्रेशन अधिक है, अब उसको कंप्रेस करेंगे दोनों तरफ से, ये आपको पता ही होगा। जो टेंशन है, टेंशन में क्या होता है, खींचते हैं, तनेगा तो टेंशन होगा, और कंप्रेशन में प्रेस करेंगे दोनों तरफ से तो दबेगा। तो ये हो गया आपका, इस तरह से आप याद कर सकते हैं कास्ट आयरन। अब पिटवा लोहा की बात करें, यह लोहे का शुद्ध स्वरूप है, इसमें कार्बन की मात्रा 0.25% है, सभी अशुद्धियाँ इम्प्योरिटीज की मात्रा 0.50% है, मतलब अधिक नहीं रहती। इसमें अपरदन इरोजन रोकने की क्षमता होती है, मतलब इसमें जो है जंग वगैरह बहुत कम लगता है रॉट आयरन में। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि जो माइल्ड स्टील होता है, माइल्ड स्टील इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 1.5% से लेकर 0.30% तक होती है। ठीक, उसके बाद मृदु इस्पात में डक्टिलिटी होती है। डक्टिलिटी मतलब जो इसकी तन्यता मीन्स अगर हम बात करें कि जो लचीलापन होता है उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, जिस कारण से विभिन्न खंड डिफरेंट सेक्शन बेलित किया जा सके, मृदु इस्पात की विभिन्न संरचनाओं का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। ये क्यों कह रहा है कि मृदु इस्पात माइल्ड विभिन्न संरचनाओं का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। अगर बेस्ट एग्जाम्पल देखा जाए माइल्ड स्टील का, तो आप ये देख सकते हैं जो आरसीसी में जो छड़ डाला जाता है, रेनफोर्समेंट इसमें डाला जाता है छड़, कोई भी बिल्डिंग बन रहा है उसमें जो भी सरिया या जो छड़ यूज करते हैं वो माइल्ड स्टील का ही होता है। माइल्ड स्टील उसमें देखिए डक्टिलिटी की होती, कभी कभी उसको आप बेंड कर दीजिए, सीधा कर दीजिए, वो हो जाता है, टूटता नहीं है। आप सरिया जो यूज करते हैं बिल्डिंगों में, उसको क्या करेंगे, आप उसको बेंड करिए, सीधा करिए, तो वो हो जाता है इजीली, क्योंकि वो माइल्ड स्टील है। माइल्ड स्टील में पता ही 0.15% से लेकर 0.30% तक इसमें जो है कार्बन रहती है, तो इसमें डक्टिलिटी की फिनोमेना रहता है, डक्टिलिटी भी होती है। ठीक है, अब इस इतना भी ज़्यादा लचीला नहीं होता है कि आप इजीली कर लें, बट डक्टिलिटी रहती है, टूटता नहीं है उतना जल्दी। तो ये माइल्ड स्टील ज़्यादातर जो संरचनाएं, जो स्ट्रक्चर आप बनाते हैं बिल्डिंगों में, उसमें यूज किया जाता है। तो माइल्ड स्टील का एग्जांपल आपको पता हो गया, माइल्ड स्टील का कौन सा होता है। ठीक, तो ये आपके लिए, ये आपको बेसिक चीज़ें हैं, इसको तो पता ही होना चाहिए आपको। अब हम बात करें, जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है। इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो आपको पूरा फिगर सही डिस्क्राइब करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, संरचनात्मक इस्पाती खंड, स्टील स्ट्रक्चरल जो है आपका स्ट्रक्चरल स्टील, उसका सेक्शन है, उसका विवरण लिखे कह रहा है। ये इसमें कुछ करना नहीं है आपको, इसमें बस याद करने का एक तरीका याद कर लीजिए। जैसा कि आपको पता ही है कि जो ये सेक्शन है, सेक्शन मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो यूज करते हैं आप, जैसे कि आप यूज करते हैं कोई भी आप गटर देख लीजिए, जो गार्डर होता है, गर्डर जो घरों में गर्डर लगा रहता है, गटर आप जान रहे होंगे, वो किस सेक्शन में रहता है, ध्यान से देखिए तो आई सेक्शन में रहता है। जैसे कि ये रहता है इस तरह से, आई सेक्शन में रहता है ये। ठीक, गर्डर जो आप यूज करते हैं। ठीक, ये गर्ड आई सेक्शन मीन्स जो उसको कट करके आप सामने से देखेंगे, किसी जो लंबा सा रहता है लंबाई में, उसको कट कर दीजिए ऐसे, उसको सामने से देखिए तो इस तरह से आई सेक्शन आपको दिखेगा। मतलब इस तरह से ये लंबा, इस तरह से ये चला जाता है। ठीक, इस तरह से, इस तरह से। ठीक, ये लंबाई में रहता है। ये सामने वाला जो हिस्सा ये रहता है, ये यही हिस्सा आपको ये देखना है जो सामने से दिखाई दे। ठीक, तो अगर आप इस फिगर को समझ गए हों
तब आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। इस तरह से जो आई सेक्शन है उसी तरह से आप देखेंगे तो एक यल सेक्शन होता है, ठीक, एक यल सेक्शन होगा, एक चैनल सेक्शन होता है। आप ये देखिए चैनल सेक्शन इस तरह से होता है, ठीक। तो अब चैनल सेक्शन मतलब ये आगे बढ़ जाएगा इस तरह से, ठीक, आगे ये बढ़ जाएगा, ये आपको सामने वाला उसका हिस्सा दिखाई देगा, तो ये चैनल सेक्शन हो गया। तो इस तरह से जो भी सेक्शन आपको दिखाई देते हैं वही सब सेक्शन के बारे में इसमें आपको इसका फिगर बनाना है और आपको इसके बारे में लिखना है। लिखने को मीन्स इसका आपका नेम लिख दीजिए, कौन कौन से सेक्शन होते हैं, और इसका फिगर बना दीजिए बस इस क्वेश्चन में। तो हम देखते हैं जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह से लिख के आएगा, संरचनात्मक इस्पाती खंड का विवरण लिखें। इंग्लिश वाले में अगर इंग्लिश आप देख रहे हैं तो इस इंग्लिश में ही लिखा रहेगा कि डिस्क्राइब द स्टील स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन की बस बात करें तो सेक्शन में आप देख लीजिए, इस पे जो बात कर रहा है बेलित आकारों को शेप विभिन्न आंकड़ों में बनाया गया, चौड़ाई, डेप्थ, मोटाई तीनों को मेंशन रहता है इसमें। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन किस किस तरह के सेक्शन होते हैं। तो रोल्ड स्टील बीम सेक्शन है, रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन है। अभी मैं बताया बीम सेक्शन मतलब समझ रहे हैं, आई सेक्शन, बीम सेक्शन मतलब आई सेक्शन, जो अभी आई सेक्शन बताए, बीम सेक्शन मतलब आई सेक्शन। ज़्यादातर बीम के लिए जो यूज करते हैं वो हम बीम के लिए आई सेक्शन यूज करते हैं, ज़्यादातर बीम सेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, आई सेक्शन यूज करते हैं ज़्यादातर। तो बीम सेक्शन वो होगा। आई सेक्शन कैसे, जैसे गर्डर यूज कर रहे हैं, छतों में गर्डर यूज करते हैं तो क्या करता है वो, उसके ऊपर पत्थर लगाते हैं। पुराने जो मकान होंगे, अब तो आरसीसी ढलने लगा है, आरबीसी होने लगा है, जो पुराने मकान हैं अगर उनको हम देखें सॉरी, जो पुराने मकान अगर उनको देखें तो उसमें गर्डर लगे रहते थे बीच बीच में। उसके बाद उसके ऊपर क्या है कि पत्थर लगा रहता था, तो वो पत्थर क्या करते थे, वो गर्डर वो बीम का काम करते थे, इसलिए बीम सेक्शन उसको बोलते हैं। आई सेक्शन भी बोल सकते हैं। रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन आपको भी बता दिए कि चैनल सेक्शन आप ये देख सकते हैं, इस तरह से चैनल सेक्शन ये रहता है, ठीक। तो आपको चैनल सेक्शन बनाना है, उसका नाम लिखना है, चैनल सेक्शन बना देना है, ठीक। उसके बाद रोल्ड स्टील टी सेक्शन भी आप टी के आकार में रहता है, टी सेक्शन बना देना है बस। ये जो सेक्शन, ये इनका यूज कहाँ है आप देख रहे हैं, इस सेक्शन के बारे में इसलिए पूछ रहा है क्योंकि आप स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो आप इन सेक्शनों का तो कहीं यूज करेंगे। तो ये क्या होता है कि लंबाई में रहते हैं, ठीक है, तो उनका यूज आप बता भी मैं दिया कि आपको वो वहाँ पर यूज हो जाता है। ये आप बिल्डिंग करके तरह तरह के जो एंगल बनाते हैं लोग, खिड़कियाँ बनाते हैं इस तरह से, या कोई डिजाइनिंग का काम करते हैं, तो वहाँ पे इस सेक्शनों का यूज करते हैं, छोटे बड़े सेक्शंस रहते हैं। और अभी हम बात करें ये रोल्ड स्टील एंगल की, तो एंगल में आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो खिड़कियाँ बनती हैं और या दरवाजे के जो पोस्ट वगैरह सील वगैरह बनती हैं, जिसको गांव में बोलते हैं साह, कहते नहीं कि ये जो है दरवाजे की साह, तो उस तरह से वहाँ भी यूज करते हैं एंगल सेक्शन को। एंगल सेक्शन मीन्स ये एंगल रहता है इस तरह से, कभी कभी ये दोनों एंगल ये जो इसकी डायमेंशन है ये बराबर रहती है, कभी कम ज़्यादा रहता है, ये दोनों चेंज होते रहते हैं। रोल्ड स्टील ट्यूब सेक्शन, कभी कभी ये ट्यूब सेक्शन भी यूज करते हैं लोग, पाइप जो पाइप नुमा रहती है, ठीक। रोल्ड स्टील बार, ये रोल्ड स्टील बार आप बताइए कि जो सरिया होती है उसी शेप में रहती है। इसमें क्या होता है, इन रोल्ड स्टील बार में डिफरेंस ये है, और जो देखने में तो दोनों एक ही जैसा दिखाई देगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जो छड़ हम यूज करते हैं आरसीसी में, उसमें क्या करता है कि मैकेनिकली ट्रीटेड रहता है। अगर ये सरिया जो है, जो छड़ होता है, उसमें क्या होगा कि आप देखेंगे ध्यान से, इसमें ये मैकेनिकल ट्रीटेड रहता है, ये जो धारी बनी रहती है ये मैकेनिकल ट्रीटेड रहता है। इसका धारी बनाने का मेन पर्पज़ ये होता है कि जो ये कंक्रीट के बीच जो बाइंडिंग, अगर यहाँ कंक्रीट ढलैया ढाल दिया जाए, मतलब कंक्रीट इसके ऊपर पड़ जाए, तो क्या करेगा, ये कंक्रीट और जो ये
छड़ है इसके बीच प्रॉपर बाइंडिंग रहे ताकि ये स्लिप करके बाहर ना आ जाए। तो प्रॉपर बाइंडिंग बनाने के लिए जो है इसको मैकेनिकली ट्रीटेड कर देते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो और जो इसमें जो स्टील बार यूज करेंगे वो सिंपल रहता है, एकदम प्लेन रहेगा, ये प्लेन रहेगा एकदम, ठीक। तो ये मैकेनिकली ट्रीटेड नहीं रहेगा, बाकी सेम रहेगा छड़ जो है। और रोल्ड स्टील फ्लैट चपटी पत्ती आप देख रहे हैं, एक जो सेक्शन के रूप में पट्टी रहती है। कभी कभी आप ये जो है गाटर के जो लंबे लंबे गाटर डाले जाते हैं उसके बीच में ये उसके परपेंडिकुलर डाले जाते हैं, ये चपटी पत्ती, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको जो नाम है इसका, ये नाम याद कर लीजिए, कुछ याद करना नहीं है आपको। रोल्ड स्टील रोल्ड स्टील रोल्ड स्टील सब में लगाना है क्योंकि बेलित इस्पाती है, ये रोल्ड स्टील है। अब उसमें बीम, चैनल, टी, एंगल, ट्यूब, बार, फ्लैट, बस याद कर लेना, समझ लेना इसी तरह से कि हमको ये इतने नाम दिए गए, इतने फिगर हैं। आप इसमें आप देख सकते हैं ये दे रखा हुआ है, यही चीज़ सेम सब में। ये आप देखिए आई सेक्शन में जो बीम सेक्शन है उसमें आई सेक्शन दे रखा है, ठीक। अब आप इसमें भी कुछ नाम लिख सकते हैं। इसमें लिखने के लिए जैसे जूनियर बीम, लाइट बीम, मीडियम बीम, ठीक, तीनों हैं, जूनियर, लाइट, मीडियम, ठीक। या आई सेक्शन में आप लिख दीजिए, ठीक। तो इस तरह से तीनों ये भी लिखिए और आपको ये फिगर बना देना है। देखिए आई सेक्शन है ना, फिगर बना हुआ है। मैं पहले ही बताया कि बीम में आई सेक्शन यूज होता है आपको। तो इस तरह से ये आई सेक्शन बना हुआ है, तो आपको ये फिगर बना देना। ये आप बी यहाँ पे चौड़ाई दिखा दीजिए बी, ठीक, यहाँ चौड़ाई दिखाई दीजिए बी, यहाँ पे इसकी थिकनेस लिख दीजिए, बस यही सब लिख के यहाँ पे आप नाम लिखना, नाम लिख दीजिए, पूरा डिस्क्राइब हो जाएगा ये। तो इस तरह से आप सबका फिगर बना सकते हैं। देखिए चैनल सेक्शन हो गया, टी सेक्शन हो गया, इस तरह से सारा फिगर दे रखा हुआ है। तो आप इसको इस तरह से डिस्क्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए सब दे रखा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा इसको कैसे करना है, इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये रहा, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, उसमें दिया होगा आपके गोल्ड पेपर सॉल्यूशन पेपर में। संरचनाओं के भारों का नामित कीजिए और जल भार, चल भार तथा अचल भार में क्या अंतर है। ये तो आपको पता ही होगा, ये बहुत पहले से पढ़ते आए होंगे आप। डेड लोड, लाइव लोड, इसके बारे में, सभी लोडों के बारे में आप, इसमें अंतर पूछ रहा है, ये सारे लोडों के बारे में लिख दिया है। विंड लोड, स्नो लोड, सिस्मिक लोड, ठीक है। अब हम एक एक को आपको डिस्क्राइब कर देते हैं क्या है। देखिए डेड लोड, अचल भार, जो भार चले ना, जैसे कि यह किसी संरचना पर आने वाले स्थायी भार, जो परमानेंट भार हो, इस संरचना का स्वयं का भार। जैसे कि आपके कमरे में अगर देखा जाए तो जो बिल्डिंग बनी हुई है या आपका जो कमरा बना हुआ है, उस कमरे का जो लोड है, टोटल लोड, वो डेड लोड है, मीन्स वो चल नहीं सकता, ठीक है। तो वो डेड लोड हो गया आपका। अब नेक्स्ट को बात की जाए लोड की। देखिए ये इसमें जो डेड लोड होगा ना आपका, वो सारा लोड आ जाएगा सबके लिए, जो आपका रूफ है, रूफ कवरिंग है, सारा भार आ जाएगा। देखिए इसमें वही चीज़ लिखा हुआ है, अब इकट्ठा होता है पूरी बिल्डिंग का लोड, डेड लोड। अब लाइव लोड की अगर बात करिए, लाइव लोड आपको पता है जो चल भार, बस लैंग्वेज के ही से आप समझ सकते हैं। यह भार हमेशा नहीं आता है तथा इसका मैग्नीट्यूड और तीव्रता, इंटेंसिटी बदलती रहती है। क्यों बदलती रहती है? जैसे कि आप कमरे में हैं, आपका वज़न कुछ और है, कोई और आया, आपके मम्मी पापा आए या आपके भाई बहन आए, तो उनका लोड कुछ और है, ठीक। जो इनकी इंटेंसिटी है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक। तो इसलिए जो है ये लाइव लोड हो गया। लाइव में चलते रहता है, वो चल रहा है,
ठीक, आज कोई मेज़ लेके आए, यहाँ रख दिए, कल को मेज़ कहीं और रख दोगे, तो ये क्या हुआ, लाइव लोड, इधर से उधर जा रहा है लोड। तो इस तरह से जो है लाइव लोड हो गया। अब विंड लोड की अगर बात करें, देखिए कभी कभी केवल लोड ही पूछ देता है, यहाँ पे पूछ रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड देखिए, पवन भार कितने बातों पर निर्भर करता है। तो इस तरह से जो है आप लोड अलग अलग भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में अगर आया। और एक साथ अगर लोड केवल पूछ दिया कितने प्रकार के लोड होते हैं, तो आप सारे लोडों को लिख कर डिस्क्राइब कर दीजिए, जितने लोड होते हैं सभी लोड को। बस ऐसे ही दिमाग लगाना है कि डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, सिस्मिक लोड, स्नो लोड, इस तरह से। तो ये देखिए अगर हम लोड की बात करें, विंड लोड, तो पवन भार संरचना की भौगोलिक स्थिति, ऊंचाई, पवन का वेग, पवन की दिशा आदि पर निर्भर करता है। जो विंड लोड होता है ये जो है भार संरचना, भौगोलिक स्थिति, मतलब जो जैसे कि कोई हल्की वस्तु है या हल्का कोई मतलब वस्तु खड़ी हुई है, अगर वहाँ पे विंड लोड चलेगा, हवा चलेगी, उस पर डिपेंड करने लगेगा। ऊंचाई कितनी है उस पर डिपेंड करने लगेगा, जो हवाई की स्पीड उस पर डिपेंड करने लगेगा। तो इस तरह से इसमें भी कुछ चेंजिंग आएंगे, बट ये विंड लोड होंगे जी। ठीक, तो ये विंड लोड है, जो हवा के द्वारा चले वो विंड लोड है। जैसे हवा चल रही है, हवा चलने जब लगती है तो किसी बिल्डिंग पे कोई लोड पड़ता है, जाहिर सी बात है पड़ेगा। अगर कोई मान लो, चलो एग्जांपल ले लेते हैं, ये बुक रखी हुई है, ठीक, ये बुक रखी हुई है, अगर इस पर फूंक मारोगे तो लोड लगेगा भाई, कोई तो लोड लगे, चाहे सामने से लोड लगे चाहे ऊपर से लोड लगे, अगर हवा मारोगे तो इस तरह से जो है विंड लोड लगता है। जो भी बिल्डिंग होती है, हवा जब चलता है तो उस पर लोड लगता है, विंड लोड, ठीक है, तो उसको भी लोग कंसिडर करते हैं। अब वो विंड लोड चेंज भी होता रहता है, अगर हवा ज़्यादा तेज़ चल रही है ज़्यादा लोड लगेगा, हवा की दिशा अगर डायरेक्ट उस पर पड़ रही है परपेंडिकुलरली तो और ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो अगर तिरछा लग रहा है तो कम पड़ेगा। ठीक, इस तरह से लोड उसका चेंज भी हो जाता है, विंड लोड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसी संरचना का अभिकल्पन कैसे किया जाता है। अब ये देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है, किसी संरचना का अभिकल्पन कैसे किया जाता है, कुछ नहीं है। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, लोड को कंसीडर करना है। भाई लोड कंसीडर करोगे तभी तो आप उसका डिज़ाइन कर सकते हो। कोई सी स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करना है तो आपको क्या करना है, आपको लोड पता चलेगा तभी तो आप डिज़ाइन करोगे। अरे पता ही नहीं कितना लोड लगेगा तो कैसे डिज़ाइन करोगे। तो आपको ये देखना है कि लोड किस तरह से लोड उस पर लग रहा है। अब जैसे इसका लोड, इस पर मान लो पहले कैलकुलेट करेंगे कितना लोड लग रहा है, क्या पॉसिबल लोड है, क्या सेक्शन वो पॉसिबल है कि लोड सह सकेगा, तो उस तरह से हम उसमें फार्मूले अप्लाई करेंगे। ये लोड लग रहा है, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा सेक्शन इसमें यूज होगा, ठीक है, इतने लोड बैलेंस कर सकेगा। तो आपको पहले लोडों को कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपको इसमें जो है ये आप देख रहे हैं संरचना, इन भारों के परिणामों को विश्लेषण करना है। तो उसमें देखना पड़ेगा कि क्या मूवमेंट हो रहा है, टॉर्सन क्या है, ये सब चीज़ें उसमें फाइंड आउट करेंगे हम। तो इसको आपको देखना है कि परिणामों को विश्लेषण करना है, ठीक। तो इस तरह से, और उसके बाद फिर जो है खंडों का चयन एवं जांच। जब आप लोड देख लेंगे कितना लोड लग रहा है, फिर उसको एनालिसिस करेंगे, उसका टार्सन वगैरह निकाल लेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का खंड हमको चॉइस करना है। ज़्यादा लोड लग रहा है तो आपको बीम सेक्शन यूज कर लेंगे, आई सेक्शन यूज कर लेंगे। कम लोड लग रहा है चैनल सेक्शन यूज कर लेंगे, ठीक है, और कम लोड लग रहा है एल सेक्शन यूज कर लेंगे। तो इस तरह का चैनल सेक्शन आप सेक्शन यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, फिर खंडों का चयन करेंगे और जांच करेंगे। उसके बाद चयन कर लीजिए, चयन करने के बाद फिर से आप रीचेक करिए कि क्या ये सही है, इसका जो रिजल्ट आ रहा है उस पर अप्लाई हो रहा है कि नहीं, उसके अंदर लाई कर रहा है कि नहीं, तो आप इसको चेक करेंगे। तो बस ये 3 चीज़ें हैं। अगर आपको स्टील के डिज़ाइन का क्वेश्चन आ गया कि डिज़ाइन करिए, तो आपको क्या लिखना है कि पहला स्टेप है लोड कैलकुलेट करना है, दूसरा स्टेप है उसका विश्लेषण करना है, तीसरा स्टेप है उसका चयन करना है खंडों का। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। कुछ इस तरह से देखिए, ये न्यूमेरिकल है, जैसे इसमें न्यूमेरिकल आपको मैं दिखा दे रहा हूँ।
यही न्यूमेरिकल जो है इधर आया हुआ है, यही न्यूमेरिकल इस तरफ भी आया हुआ है एक, ये आप देख लीजिए सेम न्यूमेरिकल इधर सेम आंसर भी आया हुआ है। तो हम केवल यही न्यूमेरिकल सॉल्व करा देते हैं आपको यहीं पे। चलिए ये न्यूमेरिकल हम देखेंगे ISMB 250 खंड धरण के रूप में प्रयोग किया गया है। यदि परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस 165 दे रखा है तो 5.5 मीटर इसका जो स्पैन है, यूडीएल लोड ज्ञात कीजिए। ठीक, अब कोई भी अगर न्यूमेरिकल दे रखा है, सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का तरीका ये है, जो भी न्यूमेरिकल दे रहा है उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। जैसे ही आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है और हमको क्या निकालना है। जो निकालना है उस पर आप दिमाग दौड़ाइए कि इसको हमको निकालना है तो ये कैसे निकलेगा। जैसे कि हमको पता है कि आप यूडीएल लोड पूछ रहा है, क्वेश्चन तो हम पढ़ लिए, यूडीएल लोड पूछ रहा है। अच्छा यूडीएल लोड पूछ रहा है तो यूडीएल लोड निकलेगा कैसे? अच्छा यूडीएल लोड निकलने के लिए अब आपको पता ही है मोमेंट निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मोमेंट निकालने के लिए हम कोई फार्मूला लगाएंगे? हाँ लगाएंगे भाई। कौन सा लगाएंगे? इसमें लगाएंगे कि ये देखिए मोमेंट की लगाएंगे F/Z(x) इस तरह से। फिर ये जो मोमेंट की वैल्यू जब आ जाएगी तब हम इसमें जो है पता ही है कि मोमेंट की ये वैल्यू होती है इस बीम के लिए है, इसमें दे रहा है धरण, बीम के लिए WL/8। तो इस तरह फार्मूले आप तुरंत दिमाग में आपके स्ट्राइक होने लगेंगे अगर फार्मूला याद है तो इसमें स्टेप क्या है देख लेते हैं एक बार। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से करना है तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना, लिखिए ज़रूर। अभी हम आपको कोई एक वीडियो बनाएंगे किस तरह से उसमें आपको लिखने हैं कॉपी में। अभी तक आप जो लिखते आए हैं वो अलग बात है, बट आपको किस तरह से लिखना है वो भी हम आपको एक कोई छोटा सा वीडियो बना कर अपलोड कर देंगे। उसको आप देख लीजिएगा कि आपको कॉपी में कैसे लिखने हैं क्वेश्चन। ये ज़्यादातर लोगों को माइंड में डाउट रहता है कि हम इस तरह से न्यूमेरिकल लगाएं, इस तरह से लिखें, इस पेन से लिखें, क्या फिगर बनाएं। हम इसके बारे में आपको एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बता दें किस तरह से आपको लिखना है, क्या लिखना है और किस तरह से हेडिंग डालना है, क्या क्वेश्चन लिखना है, इस तरह से हम आपको बता देंगे। तो क्वेश्चन ये करते हैं, क्वेश्चन करते हैं हम, ये आप देख लीजिए। क्वेश्चन दे रखा है कि गिवन है 5.5 मीटर और इसका जो परमिसिबल बेंडिंग है वो दे रखा है 165। ठीक, और आप ये देख लीजिए कि इसमें जो ये आप देख रहे हैं 410, ये कहाँ से ले लिया? आप ये सोच रहे होंगे ये कहाँ से ले लिया परिच्छेद मापांक। तो ये आपके पास स्टील टेबल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, स्टील टेबल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। स्टील टेबल आप परचेज कर लीजिए मार्केट से। जो आप मार्केट से परचेज करेंगे वही स्टील टेबल वहाँ अलाउ रहेगा। तो आपको क्या करना है, तुरंत ISMB 250 जाके वहाँ खोलना है। ISMB 250 में वहाँ से आप ये परिच्छेद मापांक ZXX नोट कर लीजिए, क्वेश्चन में गिवन लिख दीजिए। उसके बाद क्योंकि आपको पता है कि ये मोमेंट निकालेंगे तभी मोमेंट को वहाँ ले जाकर पुट करेंगे, तब वहाँ से लोड फाइंड आउट हो जाएगा। अभी फार्मूला हम लिखे थे तो वही चीज़ यहाँ किया हुआ है। ये मोमेंट का फार्मूला अप्लाई करना था इसको, और F दे रखा है बंकन प्रतिबल मतलब बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस दे रखा है और ये ZXX ये कहाँ से लिया है? ये फ्रॉम टेबल से लिया। यही डाउट होगा आपको कहाँ से आ गया ये। तो जो स्टील टेबल यहाँ लिखा हुआ है इधर क्वेश्चन में भी, जो स्टील टेबल है आप वहाँ से ले सकते हैं। तो स्टील टेबल आपको ले जाना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में, तो आप इसको परचेज कर लीजिएगा। ठीक, तो आप कहीं भी जाएंगे आप मार्केट में मांगेंगे स्टील टेबल दे दीजिए तो वो दे देगा मार्केट में, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो ये ZXX की वैल्यू आप वहाँ से मिल जाएगी आपको, और ये F की वैल्यू दे ही रखी है, दोनों मल्टीप्लाई करिएगा तुरंत निकल जाएगा आपका बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट जब निकल जाएगा तो मोमेंट का फार्म इसमें लगा दीजिएगा WL/8 बीम के लिए। अब मोमेंट आप दे दीजिए, पुट कर दीजिए, मोमेंट वही चीज़ की पुट कर दीजिए, कर दिया 67 पॉइंट ये। उसके बाद W को वैसे ही रहने दिया,
लेंथ को पुट कर दिया 5.5 और उसके बाद कैलकुलेट कर लिए और फिर ये जो है आपका आंसर आ गया। ये देखिए 98.52। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा एक चैप्टर पूरा, ठीक। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। जैसे कि आपको बता दिए थे कि नेक्स्ट चैप्टर एक दिन में हम आपको 1 से 2 चैप्टर 3 चैप्टर कराएंगे। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि आपको यही एक ही लेक्चर कराते हैं। आपका थोड़ा सा फीडबैक हम ले लेते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो इसमें अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ इसमें कुछ सर इम्प्रूवमेंट करना है, तब हम आपको नेक्स्ट अभी हम आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट चैप्टर है। क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास है तो आपको थोड़ा सा और चीज़ें बताने में टाइम लग गया। तो नेक्स्ट अभी हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे, सेकंड वीडियो ज़रूर मेरा आएगा। अभी आप फर्स्ट वीडियो वॉच करिए और हमको रिव्यू दीजिए कि किस तरह से आपको अच्छा लगा, या और थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, या आपको कुछ और डिस्क्राइब करना है तो उसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। और एक बार हम फिर आपसे बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक। और जब हम वीडियो आपको तक अपलोड करें तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप देख सकें वीडियो को, ठीक है। थैंक यू।